हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की एक पुस्तक अनिवार्य हिंदी में एक पुस्तक चलती है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनिवार्य हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से एक पुस्तक चलती है। उस पुस्तक से परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, फीचर लेखन क्या है? किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक व्याख्या फीचर कहलाती है। यानी कि जब कोई भी सामाजिक घटना होती है, उस घटना का रोचक व मनोरंजक पूर्ण वर्णन करना ही क्या कहलाता है? फीचर लेखन कहलाता है। यानी कि उस घटना का जब आलेख किया जाता है, लिखा जाता है, तो वही फीचर लेखन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आलेख में विषय वर्णन कैसे होता है? आलेख में विपत्र नहीं, अभी विषय है ये। आलेख में विषय का संक्षिप्त व सारगर्भित वर्णन होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आलेख किस विषय को लेकर लिखा जा रहा है, तो उस विषय का संक्षिप्त व सारगर्भित वर्णन होता है। अगला प्रश्न है, फीचर कितने प्रकार का होता है? फीचर 4 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत परक, दूसरा होता है समाचार परक, तीसरा होता है चित्र परक और चौथा होता है यात्रा परक है। यानी कि जो फीचर लेखन है वो 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है व्यक्तिगत परक है, यानी कि व्यक्ति से संबंधित घटनाओं का जब रोचक व मनोरंजक पूर्ण व्याख्या की जाती है, तो वो तो व्यक्तिगत परक फीचर लेखन होगा। दूसरा होता है समाचार से संबंधित जब किसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, तो वो होगा समाचार परक। तीसरा होगा चित्र परक, यानी कि चित्र से संबंधित या चित्र परक जब किसी घटना का रोचक व मनोरंजक पूर्ण वर्णन किया जाता है, तो वो होता है चित्र परक फीचर। और यात्रा परक, यानी कि यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को जब रोचक व मनोरंजक पूर्ण व्याख्या की जाती है या वर्णन किया जाता है, तो वो होता है यात्रा परक फीचर लेखन। प्रश्न क्या था अपना? फीचर कितने प्रकार का होता है? तो फीचर 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, फीचर और आलेख, नहीं अभी आलेख है ये। फीचर और आलेख में अंतर लिखो। फीचर का संबंध दिल से होता है, जबकि आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है। यानी कि फीचर क्या होता है कि जब किसी सामाजिक घटना का रोचक व मनोरंजक पूर्ण व्याख्या की जाती है, वर्णन किया जाता है, तो वो तो फीचर कहलाता है। जबकि आलेख क्या होता है? किसी घटना का विश्लेषण करना या किसी घटना का विस्तारित करना आलेख कहलाता है। इसमें ये दिल से संबंधित होता है, जबकि मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसमें कुछ मनोरंजक पूर्ण बातों को समाहित किया जा सकता है, जबकि इसमें समाहित नहीं किया जा सकता। इसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता की आधुनिक विधा कौन सी होती है? तो फीचर पत्रकारिता की आधुनिक विधा मानी जाती है। यानी कि पत्रकारिता की जो आधुनिक विधा मानी जाती है, वो मानी जाती है फीचर पत्रकारिता को मानी जाती है। अगला प्रश्न है, टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त क्या है? दृश्य के साथ लेखन। यानी कि टीवी के लिए यदि हम खबर लिख रहे हैं, तो उसकी जो बुनियादी शर्त होती है वो होती है कि दृश्य के साथ लेखन होता है। क्योंकि जब टीवी पर खबर दिखाई जाती है, तो दृश्यों के साथ साथ जो वाचन है वो भी महत्वपूर्ण होता है। और वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जो लिखित अपने पास समाचार होते हैं उसी के आधार पर वाचन किया जाता है। तो दृश्यों के साथ जो लेखन होता है वो टीवी के लिए खबर लिखने की एक बुनियादी शर्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुरंत घटी घटना की सूचना तत्काल किस रूप में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है? तो तुरंत जो घटना घटती है उसको यदि दर्शकों तक सीधा पहुंचाया जाता है, तो उसे लाइव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाइव। लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण। लाइव का मतलब क्या होता है? सीधा प्रसारण। यानी कि जहां घटना घटित हो रही है, उस घटना से संबंधित दृश्यों को, समाचारों को सीधे तौर पर दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? लाइव। लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण। अगला प्रश्न है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? तो वेब दुनिया के साथ हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? तो भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। यानी कि भारत में जो छापे खाने की शुरुआत हुई थी वो सन 1556 में गोवा में हुई थी। अगला प्रश्न है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। यानी कि तहलका.com से ही वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है?
तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में जो सबसे पुराना माध्यम है वो है प्रिंट, यानी कि प्रिंट मीडिया का जो माध्यम है वो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर इस समय पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर था वो था 1993 में, दूसरा दौर था वो था 2003 में। वर्तमान समय में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर मौजूद हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो वर्तमान समय में इंटरनेट पर मौजूद हिंदी की जो साहित्यिक पत्रिकाएं संचालित है उनमें वागर्थ है, कादम्बनी है, हिंदी सराय है। यानी कि इंटरनेट पर हिंदी की 3 पत्रिकाएं संचालित हैं या प्रसारित है। पहली है वागर्थ, दूसरी है कादम्बनी और तीसरी है हिंदी सराय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से? पहला होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। यानी कि जो उल्टा पिरामिड शैली है उसमें समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी और समापन। अगला प्रश्न है, समेकित माध्यम किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को समेकित माध्यम कहते हैं। समेकित का मतलब होता है सब कुछ समाहित करके चलना, और समेकित माध्यम किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहा गया है, यानी कि इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। तो ये थे अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसके अति लघुतरात्मक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसके अति लघुतरात्मक प्रश्न चलती है, उसके कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न अब अध्ययन करेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम के जो लघुतरात्मक प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेट पत्रकारिता से क्या आशय है? तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, लेखों, फीचर, चर्चा, परिचर्चा, झलकियों को दर्ज करने को नेट पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न क्या अपना कि नेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? नेट पत्रकारिता से क्या आशय है? तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, आलेखों का प्रकाशन, फीचर का प्रकाशन, चर्चा, परिचर्चा आदि को दर्ज करने को ही क्या कहते हैं? नेट पत्रकारिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, ड्राई एंकर किसे कहते हैं? जब खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। कहने का मतलब है जहां कोई घटना घटित हुई, उस घटना के हमें दृश्य नहीं मिल रहे, तब जो एंकर है वो रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों को जो सूचनाएं देता है या जो समाचार प्रसारित करता है उसे क्या कहते हैं? ड्राई एंकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में बताइए। यानी कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का संक्षिप्त परिचय देना है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 में हुई, दूसरा दौर 2003 में शुरू हुआ। पहले दौर में भारत में भी इसका प्रयोग हुआ। .com तूफान आया और शीघ्र ही चला गया, अंत में वे ही टिके रह पाए जो मीडिया में पहले से थे। रेडिफ जो है वो भारत की पहली साइट है जो अब भी संचालित है। यानी कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का संक्षिप्त परिचय देना है तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 में हुई। दूसरा दौर था वो 2003 में था। .com नाम की जो साइट आई थी वो आई और चली गई, और रिडीफ जो साइट है वो भारत की पहली साइट है। वर्तमान समय में भी ये साइट चल रही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एनकोडिंग से क्या अर्थ है? संदेश भेजने के लिए विशेष कोटों का प्रयोग होता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए कोटों में संदेश को बांधना एनकोडिंग कहलाता है। यानी कि संदेश को भेजने के लिए विशेष कोटों का प्रयोग होता है और भाषा भी एक प्रकार का कोट ही होता है, अतः एनकोडिंग क्या कहलाएगा? प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए कोटों में संदेश को बांधना एनकोडिंग कहलाता है। यानी कि जो संदेश प्राप्त करता है उसको समझाने के लिए संदेश को जब कोटों में बांधा जाता है तो वो एनकोडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। यानी कि जो एंकर बाइट शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या कहलाएगा? कथन। तो परिभाषा क्या रहेगी?
टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। बाइट का मतलब जब किसी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित खबर चलाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकार के क्या दायित्व हैं, यानी कि जो एक समाचार लिखने वाला पत्रकार होता है उसके क्या क्या दायित्व होते हैं या क्या क्या दायित्व उसके होने चाहिए। तो देखिए, पत्रकार का दायित्व पाठकों तथा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी है। तो पत्रकार के क्या क्या दायित्व होते हैं, पाठकों व दर्शकों को सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना ही पत्रकार का दायित्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में नो बैग डे विषय पर संक्षिप्त आलेख लिखिए। आलेख का मतलब होगा उसका विश्लेषण करना है। तो राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में नवाचार को ध्यान में रखते हुए सत्र 21-22 से समस्त विद्यालय के विद्यार्थियों को बिना बैग के सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में आकर निर्धारित समूह में तय गतिविधियों के तहत कार्य करते हुए विभिन्न स्तर पर उत्तीर्ण करने होते हैं। ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ। कहने का मतलब है विद्यालय में नो बैग डे जो है इस विषय पर हमें आलेख लिखना है। आलेख का मतलब हमें इसका विश्लेषण करना है, यानी कि जो कार्य करवाया जा रहा है उसकी हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, एक तरीके से उसको लिखित रूप प्रदान करना, वही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। तो उत्तर देखिए आप, राजस्थान सरकार ने शिक्षा में नवाचार को ध्यान में रखते हुए सत्र, ये सत्र शब्द है, सत्र 21-22 से समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को बिना बैग के सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में आकर निर्धारित समूह में तय गतिविधियों के तहत कार्य करते हुए विभिन्न स्तर उत्तीर्ण करने होते हैं। ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये जो सारा रूप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आलेख कहलाएगा। आलेख मैंने पहले भी बताया था, जब किसी घटना का विश्लेषणात्मक वर्णन किया जाता है तो वो आलेख कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल विषय पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए। खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा के अनुरूप ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर 6 खेल इवेंटों का आयोजन कर विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न योजनाओं में भाग लेने पर अंक प्रदान करने का वादा किया है। अब हमें जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है इस विषय पर हमें संक्षिप्त आलेख लिखना है। आलेख मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी घटना का विश्लेषण किया जाता है, अब हमें इसमें संक्षिप्त करना है, एक विश्लेषणात्मक होता है, यानी कि जब किसी घटना का पूर्ण रूप से वर्णन करना तो क्या कहलाता, आलेख कहलाता। संक्षिप्त आलेख का मतलब क्या होगा, हमें संक्षेप में इसका विश्लेषण करना है। तो जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू हुआ था। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर 6 खेल इवेंटों का आयोजन करना था। विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न योजनाओं में भाग लेने पर अंक प्रदान करने का वादा भी किया था। तो ये था एक संक्षिप्त आलेख राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पर। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से होते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया था, समाचार के 3 हिस्से होते हैं उल्टा पिरामिड शैली में, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो का अर्थ होता है लीड या शुरुआत, खबर का मूल तत्व होता है। बॉडी के समाचार का विस्तृत ब्यौरा होता है जो महत्व के घटते क्रम में होता है, यानी कि इंट्रो में मुख्य बात का वर्णन किया जाता है, मुख्य चर्चा। बॉडी में इससे संबंधित विस्तृत चर्चा की जाती है और समापन में इसका जो ब्यौरा होता है, मतलब घटते क्रम में इसका वर्णन कर दिया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। अगला प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम है प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है, यानी कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से वर्तमान समय में माने तो जनसंचार के कौन कौन से प्रमुख माध्यम है। तो उनमें देखिए प्रिंट संचार के जो प्रमुख माध्यम है उनमें देखिए प्रिंट है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है। इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है। कहने का मतलब है जैसे टीवी में तो दृश्य और श्रव्य दोनों जो पाठक होता है या श्रोता होता है वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है। रेडियो में सिर्फ सुन सकता है, इंटरनेट पर देख और सुन दोनों सकता है, और प्रिंट मीडिया में सिर्फ देख
सकता है। तो इनका जो लेखन शैली है उसमें अंतर होता है और इनका जो प्रसारित करने का तरीका होता है उसमें भी अंतर होता है। अगला प्रश्न है, टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं? तो टीवी में सूचनाओं के 7 चरण होते हैं। पहला चरण होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, जिसे हेडलाइन भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है, चरण होता है, वो तो ड्राई एंकर, यानी कि जब घटना से संबंधित दृश्य प्राप्त नहीं हो पाते तो जो एंकर होता है वो रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों तक समाचार पहुंचाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? ड्राई एंकर। फोन इन, यानी कि फोन के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण करना या समाचार का प्रसारण करना। एंकर विजुअल, यानी कि सूचनाओं का दृश्यांकन करना या समाचारों का दृश्यांकन करना। एंकर बाइट, जब किसी घटना को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है तो वो एंकर बाइट कहलाता है। लाइव क्या होता है? किसी घटना का सीधा प्रसारण। और एंकर पैकेज, ये एंकर से संबंधित होता है। तो टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोन इन का क्या आशय है? एंकर घटनास्थल पर स्थित संवाददाता से फोन पर बात करने सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें संवाददाता घटनास्थल पर रहकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाता है। तो फोन इन का क्या अर्थ है? फोन तो शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जो एंकर होता है, जो सूचना का प्रसारण करता है, समाचार का प्रसारण करता है, एंकर होता है, वो जो घटनास्थल पर संवाददाता मौजूद है उससे फोन पर बात करके वहां से संबंधित जो खबर है वो दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता है। वो क्या कहलाता है? फोन इन कहलाता है। यानी कि फोन के माध्यम से संवाददाता उससे सूचनाएं प्राप्त की जाती है और उन सूचनाओं को या समाचारों को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वही क्या कहलाया जाता है? वही क्या कहलाता है? फोन इन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के गुण व अवगुण पर चर्चा करनी है। यानी कि इंटरनेट के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या अवगुण हैं। तो इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बनाया है। इसमें कमियां भी है, इसमें लाखों आपत्तिजनक सामग्री भर दी गई है जो बच्चों के कोमल मन पर विपरीत प्रभाव डालता। दूसरी कमी यह भी है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब है इंटरनेट के गुण तो क्या हो गए कि पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोले, यानी कि हमें हर तरीके की जानकारी इंटरनेट पर प्राप्त हो सकती है, ये तो हो गए गुण। अवगुण क्या हो गया? इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्रियां भी भर दी गई है जो बच्चों के कोमल मन पर विपरीत प्रभाव डालती है। एक दूसरा अगर इसका अवगुण देखें तो वो ये है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग कैसा भी हो सकता है? भ्रष्टाचार के लिए, या फिर जैसे मान लीजिए आतंकी जो घटनाएं होती हैं उनके लिए, या किसी व्यक्ति को जाल में फंसाने के लिए, सारे दुरुपयोग होते हैं। तो इंटरनेट के गुण है तो गुण के साथ साथ अवगुण भी हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया की कमी बताइए। यानी कि जो प्रिंट मीडिया उससे की जो कमियां हैं वो क्या क्या है जिसकी वजह से आज उनका जो महत्व है वो घटता जा रहा है। तो पहली प्रश्न है, पहली जो कमी है वो है निरक्षरों के लिए पूर्व अनुपयोगी। यानी कि जैसे प्रिंट मीडिया में कौन कौन से आते हैं? अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि आती है। तो जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो उनको पढ़ नहीं पाता है, अर्थात अनपढ़ व्यक्ति के लिए ये किसी प्रकार उपयोगी नहीं है। तो ये प्रिंट मीडिया की एक सबसे बड़ी कमी मानी गई है। अगली कमी है समाचारों की समय सीमा। यानी कि प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि कोई भी समाचार होता है उसकी समय सीमा निर्धारित होती है, यानी कि कितने पैराग्राफ में इस समाचार का वर्णन करना है। अगले, अशुद्धि छपने पर विरोध का डर। यानी कि अखबारों में या पत्र पत्रिकाओं का जब प्रिंट किया जाता है, को प्रिंट किया जाता है तो उसमें अशुद्धि छपने का डर रहता है। और जब अशुद्धि छप जाती है, कोई अशुद्धि ऐसी भी हो सकती है जिसको लेकर के विरोध का माहौल भी हो सकता है। अगली कमी क्या है? स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो अखबार होते हैं उनमें स्पेस का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्पेस को ध्यान में रखकर ही समाचारों का प्रकाशन किया जाता है। यदि अखबार में स्पेस नहीं है तो उन समाचारों का प्रकाशन नहीं किया जाता है। तो प्रिंट मीडिया की 4 कमियां हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहली कमी निरक्षरों के लिए अनुपयोगी, यानी कि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसके लिए किसी प्रकार के काम की नहीं है प्रिंट मीडिया।
दूसरा समाचार की समय सीमा होती है, तीसरा होता है अशुद्धि छपने का डर रहता है, चौथा होता है स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 4 कमियां हैं जो प्रिंट मीडिया में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। आधुनिक युग का प्रारंभ ही मुद्रण या छपाई के आविष्कार से हुआ। यद्यपि मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, पर आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं उसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को है। यानी कि प्रश्न क्या, आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे जो पुराना माध्यम माना गया वो प्रिंट मीडिया को माना गया है। यानी कि जो जनसंचार के माध्यमों की शुरुआत हुई थी या प्रारंभ हुआ था वो मुद्रण या छपाई के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ। हालांकि मुद्रण का जो प्रारंभ वो चीन में हुआ, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं उसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। यानी कि जर्मनी के गुटेनबर्ग जो शहर है उसमें जो प्रिंट मीडिया उसका जो आधुनिक माध्यम है उसका विस्तारित रूप संचालित है। अगला प्रश्न है समाचार क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समाचार जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। समाचार मुख्यतः किसी घटना की तथ्यात्मक सूचना देते हैं। इनका उद्देश्य लोगों की जिज्ञासा का समाधान करना, सूचनात्मक ज्ञान को बढ़ाना। समाचार की भाषा सरल व जनता में प्रचलित तथा शैली विवरणात्मक होती है। समाचार का प्राय खेलकूद, फिल्म जगत, व्यापार, विज्ञान, समाज तथा राजनीति के इत्यादि विषयों से संबंधित होते हैं। प्रश्न क्या अपना कि समाचार क्या, यानी कि समाचार किसे कहेंगे? तो समाचार जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। समाचार मुख्यतः किसी घटना की तथ्यात्मक सूचना देना है या इनका उद्देश्य लोगों की जिज्ञासा का समाधान करना, सूचनात्मक ज्ञान को बढ़ाना होता है। समाचार खेलकूद से संबंधित होता है, फिल्म जगत से संबंधित होता है, व्यापार से संबंधित होता है, विज्ञान से संबंधित होता है, समाज से संबंधित होता है, राजनीति से संबंधित होता है, इत्यादि विषयों से संबंधित होता है। यानी कि समाचार हर विषय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या माध्यम आते हैं? यानी कि जनसंचार का जो सबसे पुराना माध्यम है उसके बारे में हमें बताना है। तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम स्वयं मनुष्य है। स्वयं कौन है? मनुष्य है। पौराणिक काल में देवर्षि नारद को प्रथम समाचार वाचक माना जा सकता है। यानी कि जो देवताओं में जो नारद थे देवर्षि, उनको प्रथम समाचार वाचक माना जा सकता है। उनका काम था सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। महाभारत काल में संजय की परिकल्पना भी अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था को इंगित करती है। शिलालेख, गुफा चित्र, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी एवं यक्षगान आदि इसी माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न देखिए, अपना प्रश्न क्या है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम स्वयं मनुष्य है। पौराणिक काल में देवर्षि नारद को प्रथम समाचार वाचक माना जा सकता है, क्योंकि देवर्षि जो नारद थे उनका काम था समाचार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। महाभारत काल में संजय को समाचार वाचक माना जा सकता है, जो उस समय की व्यवस्था को इंगित करता है। और आधुनिक समय में जो शिलालेख हैं, बड़े बड़े जो शिलालेख हैं, गुफा चित्र है, सांग है, रागनी है, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्ष गान आदि इसी माध्यम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सारे माध्यम समाचार के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी कक्षा माध्यम पुस्तक से कुछ अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।